नमस्कार दोस्तों। कल हमने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों के बारे में अध्ययन किया। देखा अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाई और उन नीतियों के क्या दुष्परिणाम भारत को झेलने पड़े। आज हम उन अलग अलग नीतियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो भू राजस्व नीति थी, अंग्रेजों ने भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए, भू राजस्व एकत्रित करने के लिए 3 नीतियां अपनाई, जिसकी हमने कल चर्चा की। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा। ठीक है ना। तो आज हम इस भू राजस्व पद्धतियों में स्थायी बंदोबस्त का अध्ययन करेंगे। स्थायी बंदोबस्त जैसा कि इसके नाम से भी विदित होता है, स्थायी मतलब परमानेंट कोई जो व्यवस्था है, वो ऐसी कोई अंग्रेजों ने व्यवस्था की जो कि स्थायी थी, परमानेंट थी। तो इस स्थायी बंदोबस्त, जिसका दूसरा नाम है इस्तेमारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था। कई बार परीक्षाओं में इस्तेमारी व्यवस्था लिख दिया जाता है तो बच्चे हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि उनको स्थायी बंदोबस्त आता है, लेकिन इस्तेमारी शब्द के कारण से वो भ्रमित हो जाते हैं और सही उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए इसके जो 3 नाम हैं, वो तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था इसलिए क्योंकि ये एग्रीमेंट जमींदारों के साथ किया जाता है, इसलिए इसका नाम जमींदारी व्यवस्था है। अब हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं कि बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था, और बंगाल को जीतने के बाद वहां जो उन्होंने व्यवस्था लागू की, तो लॉर्ड क्लाइव थे उसमें। लॉर्ड क्लाइव ने जो लगान की जो व्यवस्था दी थी वहां, तो वार्षिक लगान व्यवस्था उन्होंने लागू की। ठीक है ना। वार्षिक लगान की व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने लागू की। लेकिन बाद में वार्ड हेस्टिंग आते हैं। वार्ड हेस्टिंग जब गवर्नर बनते हैं तो वो इस वार्षिक लगान व्यवस्था की अव्यवस्था को देखते हुए वो इजारादारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा लागू करता है। ठीक है ना। जिसके अंदर वो इलाका वो ठेके पे दे दिया जाता है कि हमें इतना राजस्व चाहिए, इतना राजस्व आप देते हो तो फिर वो इलाका उसको वो जितनी भी फसल हो, अकाल पड़े, कुछ भी हो, वो उनकी टेंशन थी। तो वार्ड हेस्टिंग ने इजारादारी व्यवस्था, लेकिन बाद में आगे जाकर के वापस वार्षिक लगान व्यवस्था लागू हो जाती है। लेकिन इन व्यवस्थाओं से बंगाल का जो राजस्व व्यवस्था है वो डगमगा जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, और अंग्रेजों को जो राजस्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए जब 1886 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं, तब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दोनों मिलकर के और कॉर्नवालिस को ये कहते हैं कि सबसे पहले आप जो लगान व्यवस्था है, राजस्व प्रणाली है, उसके ऊपर काम करो, उसको सुधार की व्यवस्था करो। इसी को आधार बना करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें जॉन शो, चार्ल्स ग्रांट और कॉर्नवालिस ये थे। तो इन्होंने सबसे पहले बंगाल की जो राजस्व व्यवस्था है, भूमि व्यवस्था है, उसका अध्ययन किया। उसका अध्ययन करने के पश्चात उनके सामने 3 समस्याएं थी, और तीनों समस्याओं पे ये तीनों ये अधिकारी है, इन दोनों तीनों में मतभेद था। सबसे पहले कि समझौता किसके साथ किया जाए, जमींदार के साथ किया जाए या किसानों के साथ किया जाए। दूसरी समस्या थी कि इसमें सरकार का हिस्सा कितना हो, राजस्व कितना तय किया जाए या लगान कितना तय किया जाए। दूसरी समस्या ये। तीसरी समस्या ये थी कि ये जो व्यवस्था है वो स्थायी हो या अस्थायी हो। तो ये तीनों समस्याएं थी, और तीनों ही पॉइंटों पे इन तीनों अधिकारियों के विचार अलग अलग थे। अंत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन डंडास, जॉन शो, चार्ल्स और कॉर्नवालिस, इन सभी में एक मत स्थापित हुआ कि ये व्यवस्था है वो जमींदारों के साथ की जाए, और जो लगान तय किया गया वो था भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को मिलेगा। 10/11 भाग का तात्पर्य है 89%। 89% भाग है वो कंपनी को मिलेगा, और 1/10 भाग जमींदार के पास रहेगा, और 1/10 भाग का तात्पर्य था 11%। ठीक है। तो इस प्रकार से शुरू में ये व्यवस्था
की गई और इसको 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। सबसे पहले 1790 में ये व्यवस्था जमींदारों के साथ की गई थी और 10 वर्ष के लिए ये लागू की गई थी और जिसके अंदर जो राजस्व है वो 89% गवर्नमेंट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा और 11% है वो लगान है वो जमींदार के पास रहेगा। ये व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी, लेकिन बाद में 1793 में 22 मार्च 1793 में इन 3 सालों में देखा गया कि ये व्यवस्था काफी हद तक अच्छी है, इसलिए इसकी सफलता को देखते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने और कॉर्नवालिस ने इसको 22 मार्च 1793 को इसको स्थायी करार दे दिया है, इसलिए इसका नाम स्थायी बंदोबस्त रहा है। अब स्थायी बंदोबस्त था क्या एक्चुअल में कि ये व्यवस्था जमींदारों के साथ की गई। एग्रीमेंट किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। जमीन का मालिकाना हक किसको दिया गया? जमींदार को दिया गया, ठीक है ना। और उस मालिकाना हक उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा, मतलब उसके ऊपर उसका पुश्तैनी अधिकार हो गया। जो जमीन थी वो एक तरह से किसान को बेदखल कर दिया गया, किसान का जमीन के ऊपर कोई हक नहीं था, जमीन का मालिकाना हक है वो जमींदार का है, ठीक है। तो इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया है। जमींदार कितना लगान किसानों से वसूल करेगा ये इसकी व्यवस्था इसमें नहीं है। तो जमींदार मनमाने ढंग से किसानों से लगान वसूल करता था और मोस्टली ये देखा गया कि वो केवल उतना ही भाग छोड़ता था किसान के पास जितने में कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। बाकी पूरा का पूरा जो है जो लगान है जो फसल है वो जमींदार किसानों से ले लिया जाता था और आगे जो जमींदार है वो आगे गवर्नमेंट को 90% ही देता था, बाकी का हिस्सा वो अपने पास रख लेता था। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? जमींदार को होगा। दूसरी व्यवस्था इसमें क्या की गई थी कि इसको स्थायी बना दिया गया, मतलब जमींदार का उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक पीढ़ी दर पीढ़ी रखा गया। जब तक जमींदार निर्धारित जो लगान है, निर्धारित 90% जो टैक्स है, जो कर है, जो राजस्व है, वो जब तक देता रहेगा तब तक उसका मालिकाना हक रहेगा। ये एक तिथि निर्धारित होती थी, एक समय निर्धारित होता था कि इस तारीख तक आपको ये लगान देना है। इस नियम को उन्होंने सूर्यास्त का नियम कहा, सनसेट रूल्स। तो सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये टैक्स जमा कराना था, अदरवाइज आपकी जो भूमि थी उसको नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। और ये व्यवस्था इसके तहत जो लगान दे गया उसमें 10/11 भाग अर्थात 90% भाग जो वार्षिक टैक्स था उसका 90% भाग कंपनी को मिलता था और 1/10 भाग 1/11 भाग अर्थात 11% है वो जमींदार के पास रहता है। ये व्यवस्था कहां लागू की है? उस समय ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में ये लागू की गई थी। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था में तत्कालीन जो ब्रिटिश भारत था उस ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग इस व्यवस्था में आया। इस व्यवस्था में कितने प्रतिशत भूभाग गया? 19%। तो तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार था उसमें 19% भाग पर उन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अब इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लाभ और हानि या गुण या दोष कुछ भी कह सकते हैं अपन। सबसे पहले हम लाभ लेते हैं तो इस व्यवस्था में 3 चीजें हमें देखेंगे, अंग्रेज, जमींदार और किसान। इन तीनों के साथ हमें लाभ और हानि देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये व्यवस्था किसने लागू की? अंग्रेजों ने की। तो अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लाभ हुआ कि उनको इस वार्षिक जो झंझट था लगान तय करने में उनको कर्मचारियों की जरूरत थी और उनको यहाँ की जो राजस्व प्रणाली थी उसका उनको नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए उनको भारतीयों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो उनको इस झंझट से मुक्ति मिल गई।
अंग्रेजों को इस वार्षिक जो झंझट था राजस्व निर्धारित करना, कभी अकाल पड़ जाता, कभी महामारी बढ़ जाती, कभी कुछ हो जाता, और निर्धारित चौरासी थी वो निश्चित नहीं थी, तो उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खर्चा चलना था वो फिक्स नहीं था। तो कितना आय होगी और कितना व्यय होगा, इस पूरे झंझट से इनको मुक्ति होगी। अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के साथ एक स्थायी बंदोबस्त कर दिया कि हमें 90% लगान चाहिए, चाहे अकाल पड़ो, चाहे महामारी हो, चाहे अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, कुछ भी नहीं देना, ठीक है ना। तो इससे उनकी आय निश्चित हो गई, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की आय फिक्स हो गई और इस झंझट से उनको मुक्ति मिल गई, और अन्य जो कर्मचारियों और अधिकारियों का जो खर्चा था उससे उनको मुक्ति मिल गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने ये बंदोबस्त किसके साथ किया? जमींदारों के साथ। तो अंग्रेजों ने एक ऐसे वर्ग को अपने साथ ले लिया, एक ऐसे वर्ग के साथ उन्होंने मित्रता स्थापित कर दी जो लंबे समय तक उनके साथ थे। तो भारतीय समाज का एक ऐसा डोमिनेंट वर्ग, एक प्रभुत्व वर्ग को उन्होंने अपना मित्र बना दिया, ठीक है, जिसका उदाहरण हम आगे जाके 1857 की क्रांति में देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई तो उसमें अधिकांश जो जमींदार वर्ग था वो अंग्रेजों के साथ था, अंग्रेजों के पक्ष में वो लड़ा, ठीक है ना। तो उन्होंने एक स्थायी मित्र को ढूंढ लिया भारतीय समाज में, जमींदारों के लिए, ठीक है। तो ये अंग्रेजों को लाभ हुआ। दूसरा वर्ग है जमींदार। जमींदार को क्या, इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ वो जमींदारों को हुआ। जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक मिल गया, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उस भूमि के ऊपर हक मिल गया, जब तक वो निर्धारित जो राजस्व है वो कंपनी को देते रहेंगे तब तक भूमि का उनका पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अधिकार रहेगा, ठीक है। और अगर उत्पादन अत्यधिक होता है तो उसका भी उससे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। जो किसान है, किसान से कितना लगान तय करना है ये जमींदारों को ऊपर तय कर दिया गया, छोड़ दिया गया। जमींदार निश्चित करेगा किसान से कितना लगान देना है। इसलिए इस पूरी व्यवस्था में अगर सबसे अधिक किसी को लाभ हुआ तो वो जमींदार हुआ, ठीक है। तीसरा था किसान। किसान को इस व्यवस्था में कोई लाभ नहीं, सबसे ज्यादा अगर किसी को हानि हुई इस व्यवस्था में तो वो किसान वर्ग है। क्यों कि किसानों को जमींदारों की दया के ऊपर छोड़ दिया गया। लगान कितना जमींदार को देना है ये लगान निर्धारित करने का काम जमींदार के ऊपर छोड़ दिया गया, तो किसान को जमींदारों की दया पे छोड़ दिया गया। इस व्यवस्था में जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज है, अंग्रेजों का संपर्क डायरेक्ट किससे था? जमींदार से। आम जनता से या किसानों से जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ताल्लुकात नहीं, ठीक है। तो ये हुए गुण। दोस्त में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हानि है? ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हानि हुई कि इस व्यवस्था के तहत अगर कभी अत्यधिक उत्पादन होता था तो उस अतिरिक्त उत्पादन का लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलता था। वो अतिरिक्त, क्योंकि जो जमींदार है, जमींदार निश्चित लगान कंपनी को देता था, 90% ही लगान उसको मिलता था। उसके बाद का अधिकारी जमींदार था। जमींदार है वो किसानों से तो ज्यादा लगान वसूल कर लेता था, लेकिन कंपनी को केवल निर्धारित लगान ही देता था, बाकी का जो लगान है वो जमींदार के पास रह गया। तो इनकी आय फिक्स हो गई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चे प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उनकी इनकम है वो फिक्स हो गई थी, लेकिन व्यय है वो बढ़ता जा रहा था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को यह नुकसान होता है, ठीक है। जमींदार को इस वर्ग में कोई नुकसान नहीं, जमींदार वर्ग को कोई इस व्यवस्था में हानि थी नहीं। जमींदार वर्ग को केवल इतनी हानि थी, एक सनसेट पॉइंट था, उसके तहत निर्धारित दिन तक अगर लगान जमींदार जमा नहीं करवाता था तो उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। या दूसरा हानि यह थी कि अगर कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि या महामारी या अकाल फैल जाता था तब भी जमींदार को निश्चित लगान है वो कंपनी को देना पड़ता था, ठीक है। तीसरा वर्ग है किसान। सबसे ज्यादा हानि इस वर्ग में किसान वर्ग को होती है। किसान को एक तरह से जमींदार की दया पे छोड़ दिया जाता है। जमींदार उससे केवल उतना ही अनाज उसके पास छोड़ता था जितना कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके।
बाकी तमाम जो उत्पादन था वो जमींदार ले लिया जाता था। इस व्यवस्था से हानि क्या हुई जमींदार के, जमींदार दिन प्रतिदिन पैसों वाला बनता गया, ठीक है। और इसमें जो नीलामी की जो व्यवस्था होती थी, इस नीलामी की व्यवस्था में मुख्यतः उस जमीन को बनिया वर्ग खरीदता था, पैसों वाला वर्ग जमीन खरीदता था, ठीक है ना। तो उस बनिया वर्ग को खेती करने का अनुभव ही नहीं था, बनिया वर्ग को खेती करने का अनुभव नहीं था, और वो पैसों वाला वर्ग शहरों में बड़ी बड़ी कोठियों में रहता था। इसलिए एक तरह से जो जमींदार, जमीन का जो मालिक था वो वहां अनुपस्थित था, ठीक है ना। तो उस वर्ग को जमीन का या खेती का अनुभव नहीं था, और न ही वो वर्ग वहां रहता था। इसलिए उत्पादन में कमी आती है, अव्यवस्था होती है, ठीक है। और किसान जो जमींदार है, जमींदार अत्यधिक पैसों वाला बनता गया, इसलिए जमींदार क्या हुआ, जमींदारों का नैतिक पतन हो गया। जमींदारों के पास अत्यधिक पैसा आने के कारण उनका जो जीवन था वो विलासितापूर्ण होता गया। जमींदार है वो अनेक प्रकार से जो नशे और जो एडिक्शन में चलता गया, और जमींदारों ने शहरों में बड़े बड़े बंगले कोठियां बना ली, और वो लोग शहरों में रहने लगे। इस प्रकार से ये जमींदार वर्ग भी इस खेती के ऊपर से जो गांव से पलायन करते चले गए। इस प्रकार से किसान या जमीन के ऊपर ये एक रिक्तता की स्थिति आती है। तो ये इस व्यवस्था का सबसे मतलब माइनस पॉइंट थे। तो इस प्रकार ये स्थायी बंदोबस्त, जिसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में अपनाई गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डाले, निबंध लिखे, उसके गुण और दोषों के बारे में जानकारी दें। तो ये टोटल इसकी जानकारी है, इसके अंदर कब कब ये लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ, कितना क्षेत्र आया, क्या इसके गुण दोष थे, ये तमाम जो पहलू थे उनके ऊपर हमने चर्चा की है, जो कि